Good morning, student. Today we will discuss about several other characteristics of living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो और भी कैरेक्टर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ कैरेक्टर्स की हम लोगों ने कल बात कर ली थी। सबसे पहले हमने बात की थी बेटा कल ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ के हमने दो तरीके बताए थे कि एक तो होता है जो इंटरनल ग्रोथ होती है, जो अंदर से कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर लेता है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से ग्रोथ करेगा, यानी बाहर से चीजें उस पर एड ऑन होंगी और उसमें ग्रोथ होती चली जाएगी। तो इस तरीके से जो ग्रोथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल और इंटरनल ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सटेंसिव ग्रोथ इसको हम बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी प्रकार की ग्रोथ आपके यहाँ पे करी जाएंगी वो सारी की सारी कैसी हो सकती हैं, इंट्रिंसिक भी हो सकती है और एक्सटेंसिक भी हो सकती हैं। तो इसी तरीके से हमने कुछ और फीचर्स भी किए थे। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात की थी, हमने साइज और शेप के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे बेटा एक और अदर फीचर्स की, जिसको आप बोलते हो रिप्रोडक्शन। ये सबको पता है इस वर्ड का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ऑन टाइप। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जब प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ रिप्रोडक्शन में हम एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाते हैं तो ये गलत नहीं होगा। ये दो प्रकार का होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपने पढ़ा भी हुआ है, ये नई टर्म नहीं है आपके लिए। जब टू पार्टनर्स होते हैं और वेरिएशन आते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एक सिंगल पेरेंट से ही नए ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सिंगल पेरेंट होगा, यहाँ पे टू पेरेंट होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये आपको अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में बचाता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम आने की बात करें एनिमल किंगडम में या प्लांट किंगडम में, तो हम ये मानते हैं कि ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ को अडॉप्ट किया था, उसको लिया था। ठीक है, तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। दो पेरेंट इसमें होंगे, ये वेरिएशन लेके आएगा और अडेप्टेशन लेके आएगा। अडेप्टेशन तो खैर सब में आती है, लेकिन वेरिएशन, अडेप्टेशन, और हम ये मानते हैं कि एक नई स्पीशीज के बनने में भी ये हेल्प करता है। उसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, सिंपल प्रोसेस होता है, यूनिपेरेंटल प्रोसेस होता है। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं फंगस की, तो फंगी जो होती है ना बच्चों, वो क्या करती है, फंगी स्पोर के जरिए रिप्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें इसकी क्लेमाइडोमोनास की, तो ये एसेक्सुअल स्पोर बनाता है, ये भी स्पोर बनाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अगर फिलामेंटस एल्गी की, तो ये क्या करती है बच्चों, फ्रेगमेंटेशन से अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं। अगर हम बात करें प्लेनेरिया की या किसी भी फ्लैट वर्म की, तो बच्चों ये क्या करती है, ये रीजनरेशन की कैपेसिटी रखती है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने किसी भी लोस्ट बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ये आप नेक्स्ट जो 12th क्लास आएगी उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यीस्ट की या फिर हम बात करें हाइड्रा की, तो बोथ आर रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए डेवलप किए हुए हैं। इसके अलावा फिलामेंटस एल्गी भी होती है। ये वाला जो फ्रेगमेंटेशन है बेटा, ये फंगस भी शो कर देती हैं। और प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इनके द्वारा भी ये चीजें शो करती हुई देखी गई हैं। अब इन सब से अलग एक चीज और है जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, वो होता है बेटा आपका अमीबा, यूनिसेलुलर है, या बैक्टीरिया, ये भी यूनिसेलुलर है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उनके अंदर
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसको सिनोनिम मान लिया गया है ग्रोथ की। अब ये क्यों है, ये एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज सिनोनिम टू द ग्रोथ। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि कल हमने ग्रोथ के लिए बात की थी बच्चों कि ग्रोथ का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाए, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल बढ़ जाए। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन करेगा या मल्टीपल फिजन करेगा या सिंपल कोई भी वो डिवीजन करेगा ना, तो भी उसके नंबर ऑफ सेल ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब भी फिजन करेगा तो भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रोथ करेगा तो भी नंबर ऑफ सेल क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म को हम ये मान लेते हैं, ये लाइन आपको कॉन्ट्राडिक्टरी मिल सकती है, किसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिसेलुलर खासकर, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है उसको एक जैसा क्यों मान लिया गया, समानार्थी क्यों मान लिया गया है। तो उसका आंसर आपने ऐसे देना है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान करें आप लोग। यहाँ पे क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है ऑर्गेनिज्म की साइज, नंबर ऑफ सेल बढ़ गया तो यहाँ पे हम बोलते हैं जी ग्रोथ हो गई। यहाँ पे भी तो नंबर ऑफ सेल बढ़ ही रहा है ना, तो इसलिए इसको हम ग्रोथ के सिनोनिम मान लेते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये तो हुई एक सिंपल उन ऑर्गेनिज्म की बात जो रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर आपसे कोई ये बोले क्या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो एक अल्टीमेट करेक्टर है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ऐसा नहीं है। अल्टीमेट करेक्टर का मतलब ये होता है बच्चों कि क्या रिप्रोडक्शन करना इतना जरूरी है उनके लिए कि उसके बगैर उनको हम लिविंग मान नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपके बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपने देखे होंगे, स्टेराइल हनी बी, जो आपने हनी बी पढ़ी होगी ना उसमें वर्कर जो होते हैं वो, इसके अलावा जो आपका म्यूल होता है वो, ये तो स्टेराइल होते हैं, नाम ही लिखा हुआ है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या है, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस, थोड़ा साफ कर देती हूँ इसको, यहाँ पे लिख देंगे हम। तो इसके लिए आप ऐसे लिखेंगे, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए अल्टीमेट और डेफिनेट करेक्टर ऑफ living because some honeybees and mule are sterile। अब वो तो रिप्रोड्यूस कर नहीं रहे तो क्या वो लिविंग नहीं है, सब कुछ कर रहे हैं, बाकी चीजें वो रेस्पायर भी कर रहे हैं, वो एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म भी शो कर रहे हैं, वो सभी की सभी चीजों को कोज दिखा रहे हैं, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिप्रोडक्शन है वो डेफिनेट कैरेक्टर या अल्टीमेट कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कि अगर आप रिप्रोड्यूस करोगे तो ही हम आपको लिविंग में रखेंगे, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टेराइल एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, इसमें आप देख सकते हो बड़ा आराम से हो क्या रहा है कि हनी बी और म्यूल जो स्टेराइल है वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है बच्चों, ये लिविंग के और बाकी सारे कैरेक्टर शो करते हैं। कहने का मतलब ये है दे आर वेरी मच क्लोज टू लिविंग, दे आर एक्चुअली लिविंग बट दे आर नॉट शोइंग द कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लिविंग जो ऑब्जेक्ट है वो क्या अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लिविंग में ना रखें, नहीं ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो लिविंग को शो करते हैं, रिप्रोडक्शन उनमें से कोई एक कैरेक्टर है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है उस चीज को समझने के लिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसको समझने के लिए हम एक चीज आपको बताएंगे। आप एक चीज ऑब्जर्व करें, क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि हमारे अंदर कितनी सेल हैं, उन सेल के अंदर कितने ऑर्गेनेलीज हैं। अगर एक छोटी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैं एग्जांपल लूं, प्लाज्मा पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इनमें से किसी एक चीज को मैं तोड़ूं, प्रोटीन को अगर मैं तोड़ूंगी तो ये बनेगा बेटा अमाइनो एसिड से,
और अगर अमाइनो एसिड को भी मैं तोड़ूं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये कोई भी मिथाइल इथाइल ग्रुप कुछ भी, ऑक्सीजन। तो बेसिकली हमारी जो लाइफ है वो इन एटम्स के इर्द गिर्द ही क्या कर रही है बेटा, रिवॉल्व कर रही है। तो मेटाबॉलिज्म से मैं आपको एक बात आपको बताना चाहूंगी कि मेटाबॉलिज्म भी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर है, और सभी ऑर्गेनिज्म, धरती पे जो भी ऑर्गेनिज्म आप कहते हो ना ये लिविंग है, उसके पास कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये आपस में इंटरेक्ट करे तो उन्होंने अमीनो एसिड बनाया, एमिनो एसिड ने बहुत सारे ने इंटरेक्ट किया तो उन्होंने पेप्टाइड बनाया, बहुत सारे पेप्टाइड ने इंटरेक्ट करा तो इन्होंने क्या बनाया बच्चों, प्रोटीन बनाया। तो इस तरीके से कहने का मतलब है हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ये अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल अलग अलग साइज के होते हैं, शेप के होते हैं, और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। ठीक है, ये बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, और इन्हीं चीजों को हम लोग बोल देते हैं बच्चों केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है आपके, अगर मैं एक वर्ड में इसको, एक लाइन में इसको समझाना चाहूँ तो आप ये समझिए कि हमारे बॉडी में मिलने वाले जितने भी प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्मिंग और ब्रोकन डाउन, वो बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एक लाइफ को उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो अगर हम बोले द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन परफॉर्म्ड इन द बॉडी, जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही हैं, वो उनका जो सम टोटल है वो क्या कहलाता है, आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द सम टोटल ऑफ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ऑल द केमिकल रिएक्शन performed in the body is collectively called as मेटाबॉलिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। अब मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में कुछ ना कुछ बनेगा, फॉर्मेशन होगा, और कैटाबॉलिक रिएक्शन में कुछ ना कुछ टूटेगा, ब्रोकन डाउन, कोई भी चीज टूट जाएगी। ठीक है, तो एनाबॉलिक रिएक्शन में कोई ना कोई चीज बनेगी और कैटाबॉलिक रिएक्शन में कोई ना कोई चीज टूट जाएगी। फॉर्मेशन के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का पानी से, मैं रफ रिएक्शन लिख रही हूँ, ग्लूकोज का बना लेना। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कोई चीज बन रही है और इसी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाना क्या कहलाता है, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस is a anabolic reaction and respiration is a catabolic reaction। और इसी तरह की पता नहीं कितनी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो काम कर रही है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नीट का क्वेश्चन है भाई, आप नोट करें इस चीज को, अगर क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपने आंसर देना है मेटाबॉलिज्म। आपको रिप्रोडक्शन मिल सकता है, आपको ग्रोथ मिल सकती है, डेवलपमेंट मिल सकता है, आपका आंसर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। इट इज अ डेफिनेट कैरेक्टर, क्योंकि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, मेटाबॉलिज्म तो परफॉर्म किया जाएगा। अब कहने का मेरा मतलब ये है, अगर मैं किसी बाहर मैंने बहुत सारे केमिकल जोड़ दिए और वो रिएक्शन परफॉर्म करने लगे, बहुत सारे केमिकल मैंने एक प्लेट में डाले और वो रिएक्शन करने लग गए, तो क्या इस चीज को मैं लिविंग मानूं? ऐसा नहीं होगा। इस चीज को हम बायोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन इस चीज को, एक प्लेट में आपने बहुत सारे केमिकल डाल दिए और उनसे रिएक्शन करवा के कह दिया जी लिविंग है, ऐसा नहीं है। दे रिजेंबल टू द मेटाबॉलिक रिएक्शन, लेकिन इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने की जो जगह है उसका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जैसे हमारी सेल का होता है या हमारी बॉडी का होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बहुत जरूरी होती है मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए। अगर ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है
तो डेफिनेट कैरेक्टर है। अगर ये किसी लिविंग बॉडी के बाहर हो रही है तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन, ये इसको लिविंग नहीं बोलेंगे, ना लिविंग बोलेंगे ना नॉन लिविंग बोलेंगे, ये हो जाएंगी बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन आप इन विट्रो बोल देते हैं, बेटा इन चीजों को मैं एक नई टर्म आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इन विट्रो मतलब अपने बॉडी से बाहर उसको परफॉर्म करा दिया, तो आप उसको ये नहीं कहोगे वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग के अंदर ही आती है। ठीक है, तो ये चीजें है आपकी मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही है, आगे अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।